चलिए आज हमने क्या पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, अब देखिए इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम एक डायनेमिक सिस्टम है। इकोसिस्टम एक डायनेमिक सिस्टम है। इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर, दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आते हैं। एक बायोटिक कंपोनेंट आता है, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट आता है। और इस इकोसिस्टम में दोनों कंपोनेंट्स की, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट की इंटरेक्शंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो टर्म इकोसिस्टम था ये सबसे पहले दिया था एजी टेंसले ने 1935 में टर्म को दिया गया। अब इकोसिस्टम दो वर्ड से निकला है, वन इज नोन एज इको एंड सेकंड इज नोन एज सिस्टम। तो इको स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, इको स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट एंड सिस्टम स्टैंड्स फॉर इंटरएक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करेंगे इकोसिस्टम इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अगर इकोसिस्टम ही नहीं होगा तो लाइफ सस्टेन नहीं करेगी। मैंने कहा था बायोस्फीयर है, तो बायोस्फीयर इज अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम जहां पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है ना, अगर इकोसिस्टम ही नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। देखिए इकोसिस्टम जो है ये अपने तरीके से चलता है, अपने तरीके से सस्टेन करता है। अगर हम इसको जबरदस्ती करेंगे तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस से इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस आता है। ठीक है, तो क्या है ये, इट इज सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग। ये सेल्फ रेगुलेटरी है, सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो इकोसिस्टम है ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम हमारा जैसे कि आपने फॉरेस्ट लिया, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे कि एक्वेरियम लिया। उसके बाद ये बहुत स्मॉल इकोसिस्टम हो सकता है, जैसे लॉग है, ये एक नैनो इकोसिस्टम की एग्जांपल है, नैनो इकोसिस्टम की एग्जांपल है। ये लार्ज हो सकता है जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इज एग्जांपल ऑफ मीजो इकोसिस्टम। और ये ओशन हो सकता है, ओशन इज एग्जांपल ऑफ मेगा इकोसिस्टम। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की दो टाइप्स है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो हमें पढ़ना है फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है, ओशन इकोसिस्टम क्या है। ठीक है ना, ये चीजें हमने पढ़नी है। डेजर्ट इकोसिस्टम क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या है, ये चीजें हमने आगे वाले लेक्चर्स में पढ़नी है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिसेंटली डिस्कवर्ड इकोसिस्टम है जिसका नाम है क्रेटर। क्रेटर एक रिसेंटली डिस्कवर्ड इकोसिस्टम। अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, और यू कैन से दैट दो मेन स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? नाउ दो मेन फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज नोन एज बायोटिक फैक्टर और बायोटिक कंपोनेंट, और सेकंड इज नोन एज एबायोटिक फैक्टर और एबायोटिक कंपोनेंट। अगर हम एबायोटिक फैक्टर की बात करेंगे, एबायोटिक फैक्टर में आता है लाइट, एबायोटिक फैक्टर में आता है लाइट, आता है एयर, आता है टेम्परेचर, आता है सॉइल, आता है। ठीक है, जितने भी एबायोटिक फैक्टर हैं वो जैसे लाइट, एयर, टेम्परेचर। और याद रखना इसी बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो इसे ही हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब देखिए, अगर हम बात करें, आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा अब बायोटिक फैक्टर इन डिटेल। देखिए बायोटिक फैक्टर क्या है, बायोटिक फैक्टर एक लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, मतलब ये लिविंग है। अब देखिए लिविंग क्या है, इसमें सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, नंबर सेकंड पे आता है कंज्यूमर, एंड नंबर थर्ड पे आता है डीकंपोजर्स। देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसर, these producers are known as autotrophs. Why they are known as autotrophs? Because they synthesize their own food. ठीक है ना। अब ये प्रोड्यूसर दो तरह के होंगे, ये हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक और ये केमियोसिंथेटिक भी होंगे। ये फोटोसिंथेटिक भी होंगे, केमियोसिंथेटिक भी होंगे। फोटोसिंथेटिक, केमियोसिंथेटिक में ऑक्सीजेनिक भी होंगे और एनऑक्सीजेनिक भी होंगे। क्लियर है? अब प्रोड्यूसर को हम क्या कह सकते हैं, दे आर आल्सो नोन एज ट्रांसड्यूसर, इन्हें हम ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। व्हाई दे आर नोन एज ट्रांसड्यूसर? बिकॉज व्हाई दे आर नोन एज ट्रांसड्यूसर? बिकॉज दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल डेफिनेशन यही है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर है? तो ये था प्रोड्यूसर के बारे में।
नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। व्हाई दे आर नोन एज हेट्रो? हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट एंड ट्रॉप्स मतलब होता है फीडर, ठीक है ना। अब ये किस पे फीड करेंगे? ये फीड करेंगे इस प्रोड्यूसर पे। ये किस पे फीड करेंगे? प्रोड्यूसर पे फीड करेंगे। अब इसमें आते हैं लेवल्स ऑफ कंज्यूमर, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर आ गया, सेकेंडरी आ गया, टेरिटरी आ गया, क्वार्टरी आ गया। देखिए सबसे पहले आता है प्राइमरी कंज्यूमर, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी। दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ये फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर क्या करता है? ये डायरेक्टली किस पे फीड करता है? ये डायरेक्टली फीड करता है ग्रीन प्लांट्स पे। किस पे फीड करता है? डायरेक्टली फीड करता है ग्रीन प्लांट्स पे। तो इसमें क्या एग्जांपल आती है? जैसे डियर, कैटल, रैबिट, जितने भी प्लांट्स खाते हैं वो सारे इसमें आएंगे। नंबर सेकंड पे आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। दिस सेकेंडरी कंज्यूमर इज नोन है आल्सो नोन एज सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर। अब ये सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर क्या करेगा? दे फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स। जो प्राइमरी कार्निवोर्स है, प्राइमरी कार्निवोर्स क्या आएगा? जैसे डीर है, कैटल है, रैबिट है, इनको कौन फीड करेगा? फॉक्स, वुल्फ, स्नेक, बर्ड्स, ये इनको फीड करेंगे। नाउ उसके बाद आता है थर्ड में, दैट इज नोन एज टर्शियरी कंज्यूमर। दिस टर्शियरी कंज्यूमर को हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। क्या कहते हैं? थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। दिस थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर फीड ऑन सेकेंडरी कार्निवोर। ये किस पे? ये सेकेंडरी कार्निवोर पे फीड करेगा। इसमें जैसे मैंने बताया, इसमें लार्ज फिश, डक एटसेट्रा आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ कंज्यूमर, ये टर्शियरी कंज्यूमर, क्वार्टरी कंज्यूमर। दिस क्वार्टरी कंज्यूमर, इसको कहते हैं टॉप ऑर्डर कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? टॉप ऑर्डर कंज्यूमर। अब देखिए दे आर आल्सो नोन एज टॉप ऑर्डर कंज्यूमर। इसमें क्या आएगा? इसमें लाइन आएगा, टाइगर आएगा, डॉल्फिन आएगा, व्हेल आएगा, हार्क आएगा, ठीक है ना, जिनको और कोई भी नहीं खा सकता, ठीक है ना। क्लियर है? ये आता है इसमें टॉप कार्निवोर्स। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डीकंपोजर्स। अगर हम बात करेंगे डीकंपोजर्स को हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स कहेंगे, या हम इनको रिड्यूसर्स कहेंगे। व्हाई दे आर नोन एज रिड्यूसर्स? क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस कर देते हैं और उनको सॉइल में दोबारा से ले आते हैं। देखिए क्या है ये कहां पे जो डीकंपोजर्स हैं ये फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की डेड एंड डिकेइंग बॉडीज हैं उन पे ये फीड करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चाहे कंपाउंड ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, दोनों को रिसाइकल बैक करते हैं सॉइल में, विच इन टर्न कंज्यूम बाय द प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना। और यही डिकम्पोजर जो है हेल्प इन द बैलेंसिंग ऑफ इकोसिस्टम। ये भी पॉइंट है, ये क्या करते हैं? हेल्प इन द बैलेंसिंग ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बैलेंस में भी यही काम करते हैं। नेक्स्ट दे आल्सो हेल्प इन द बैलेंसिंग ऑफ बायोजियो केमिकल साइकिल्स। चाहे बायोजियो केमिकल साइकिल्स को भी ये हेल्प करता है बैलेंसिंग। अब देखिए डीकंपोजिशन एक प्रोसेस से होती है, ठीक है ना। अब कौन कौन से प्रोसेस इफेक्ट करते हैं डीकंपोजिशन में? डीकंपोजिशन पे कौन कौन से प्रोसेस इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले जो डीकंपोजिशन प्रोसेस है ये मैक्सिमम होती है कहां पे? 28 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज्यादा डीकंपोजिशन होता है और ये डिक्रीज होती है बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए तो माइनस डिग्री टेम्परेचर पे फॉसल रखते हैं हम, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड वगैरह को प्रिजर्व किया जाता है माइनस 196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में। क्यों? क्योंकि वहां पे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो सेफ रहेगा, उसको हम कभी भी यूज फिर कर सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन 1000 साल बाद यूज कर सकते हैं, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट सॉइल मॉइस्चर आल्सो, सॉइल मॉइस्चर सॉइल का जो है आल्सो अल्टर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है? अगर जो डिटाइट्रस है दे आर रिच, अगर लिग्निन और काइटिन में रिच है तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू होगा। क्योंकि लिग्निन और काइटिन में थोड़ा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसे अगर हम डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो होता है किस केस में? नाइट्रोजन के केस में। क्यों? क्योंकि अगर नाइट्रोजन रिच है तो वहां पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो होगा। अगर लिग्निन और काइटिन है तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो होगा, अगर नाइट्रोजन है तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस फास्ट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम।